हेलो एवरीवन, मैं मनीष रघुवंशी आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा ये दूसरा सेशन है जिसमें हम भूगोल और उससे संबंधित जो विषय है कृषि एग्रीकल्चर उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कौन कौन से बिंदु मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो इस सीरीज में, उसको आपको देखना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि जो आपका बीपीएससी में ज्योग्राफी इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से प्रश्न जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आप उस चीज के लिए पहले वाले वीडियो पे जाइए। तो वहां पे हम लोगों ने उस स्लाइड में देखा था कि हम कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनसे ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने एक वीडियो बनाया था जो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड, फ्लड और ड्रॉट को, तो आप वो भी देखिए। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं आज। और आज हमारा मुख्य विषय जो है वो है कृषि। मुख्य रूप से ये डिस्कशन बीपीएससी के लिए है, लेकिन जो भी मुद्दे हैं वो आप उनको और कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। बस थोड़ा सा चीज होगा कि यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स है, आपको उन पॉइंट्स को हटाना होगा। तो आज से हम लोग जो हमारा डिस्कशन है इसमें हम कृषि और से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं या उनसे रिलेटेड जो फ्यूचर में आ सकते हैं उस ट्रेंड पे हम बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो कि अक्सर रिपीट हो रहा है और रिपीट होने की फ्यूचर में भी चांस है, वो है बिहार में कृषि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, या इससे संबंधित समस्याएं, उसके लिए समाधान, बिहार सरकार क्या कर रही है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे कि प्रश्न बनता ही है। तो देखेंगे हम कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या महत्व है। तो आइए महत्व से ही शुरू करते हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। बिहार में जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र जिसमें कि लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो 74% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ये ही बताता है सबसे पहला पॉइंट कि बिहार में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। और आप जो देख सकते हैं बाकी 26% में सेकेंडरी और टर्शरी दोनों सेक्टर आ रहे हैं। फिर सेकंड जो पॉइंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 20% इन द स्टेट इकोनॉमी। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आजकल कैलकुलेट होता है उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 20% कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर इन दोनों पक्षों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हमको डायकोटॉमी समझ में आता है बिहार की इकोनॉमी में कि 74% लोग काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, वहां पे केवल 20% आय हो रही है। तो आय की असमानता को भी दिखाता है ये डाटा। ठीक है, अगला फिर इससे संबंधित समस्या है, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इट प्लेज मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज। जैसे आपके यहाँ बिहार में शुगर इंडस्ट्री है या वेजिटेबल ऑयल, सभी लोग ऑयल खाते ही हैं। तो उस क्षेत्र में ये रॉ मटेरियल पूरा का पूरा खेती से ही आ रहा है। और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल यहीं से आएगा। अगला बिंदु है एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी ऑल्सो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्री को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिनका फॉरवर्ड लिंकेज होता है, एक वो जिनका की बैकवर्ड लिंकेज होता है। फॉरवर्ड लिंकेज वो इंडस्ट्री है किसी सेक्टर से जिनसे कि आप उसको रॉ मटेरियल देते हो। तो जैसे कि ये आपका शुगर और वेजिटेबल ऑयल को, इनको खेती रॉ मटेरियल देता है। लेकिन ये वो इंडस्ट्री है बैकवर्ड लिंकेज वाली कि इनका जो बना हुआ माल है वो खेती उपयोग करती है। तो अगर खेती अच्छी है तो ये क्षेत्र भी बढ़िया होंगे, अच्छी प्रगति करेंगे। नेक्स्ट इज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोगों को जब फसल की बुआई होती है, कटाई होती है, तो उसमें रोजगार के अवसर इसमें मिलते हैं। एंड इन एक्सपोर्ट इनकम ऑल्सो इट प्लेस रोल। जैसे आपके यहाँ बिहार से सिल्क का एक्सपोर्ट होता है, सिल्क आइटम्स का, भागलपुर उसके लिए फेमस है। तो ये कुछ चुनिंदा बिंदु हैं जिनको कि आप डाल सकते हैं। प्रश्न हो सकता है कि बिहार में कृषि का क्या महत्व है और उससे संबंधित समस्याएं बताइए। तो हमने देखा कि ये आपका कृषि का महत्व है। अगर हम आगे देखें कि समस्याएं क्या हैं खेती में, तो समस्याएं हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। अगर हम कहें कि 1 बीघा में कितना उत्पादन होता है धान का, गेहूं का या और किसी फसल का, तो उस दृष्टिकोण से बिहार की स्थिति पिछड़ा हुआ है। और जो हमारे विकसित राज्य हैं, महाराष्ट्र की तुलना में, पंजाब की तुलना में, हरियाणा की तुलना में, जो यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन कम होता है। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी
ठीक। उत्पादकता स्थानीय स्तर पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बिहार की तुलना हम करें भारत के ही राज्यों से, और उत्पादकता हम विदेशी क्षेत्रों से भी कर सकते हैं कि और जो विकसित देश हैं। अब आपके बिहार में मान लीजिए कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल अगर धान हो रहा है, और दक्षिण कोरिया में, जापान में अगर 1 एकड़ में 60 क्विंटल धान हो रहा है, 60 क्विंटल, तो आप देख सकते हैं कि अभी बहुत स्कोप है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो इसमें हमारे यहां कमी है। अगला बिंदु है लो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी। अब एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक खेत को कितने बार उपयोग में लिया जा रहा है, इसको हमेशा परसेंटेज में मेजर किया जाता है। ये एग्रीकल्चर इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100, इस फॉर्मूले के तहत इसको निकाला जाता है। ग्रॉस क्रॉप, मान लो आपके पास 2 बीघा खेत है, तो नेट क्रॉप्ड एरिया 2 बीघा ही है, लेकिन उस 2 बीघा पे अगर साल में आप 3 बार फसल लेते हैं, तो एक बार 2 पे खरीफ निकाल लिया, फिर 2 पे रबी निकाल लिया, फिर जायद निकाल लिया, तो इस प्रकार से 2 + 2 + 2, तो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एक साल में 6 हो गया। नेट क्रॉप्ड एरिया तो उतना ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका एग्रीकल्चर का इंटेंसिटी 300% है। अगर इंडिया का औसत रूप से हम कहें कि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी 145% से 150% की रेंज में है मोटा मोटा, तो इसका यह मतलब है कि इंडिया का सारा खेत एक बार उपयोग में आ जाता है और दूसरे बार में लगभग 45% खेत उपयोग में आ रहा है, मतलब दूसरी फसल हो पा रही है उतने एरिया पे मोटा मोटा। तो अगर किसी की खेत की इंटेंसिटी 300% है, इसका मतलब यह है कि वहां पर साल में 3 बार पूरी फसलें ली जा रही हैं। अगर 250% है तो 2 बार पूरे खेत पे खेती हो जा रही है और तीसरे बार में आधे खेत पे खेती हो पा रही है। तो अगर कम इंटेंसिटी है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां पर सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं है और वर्षा पोषित कृषि है। अगर खेती की इंटेंसिटी 100% है, इसका मतलब यह है कि नेट और ग्रॉस क्रॉप एरिया दोनों 100% ही है और साल में एक ही फसल हो रही है जो कि वर्षा पोषित है। तो दक्षिणी बिहार में ऐसा हो सकता है कुछ स्थानों पर। अगला बिंदु है लैक ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। सबसे बड़ी समस्या उत्तर भारत की है टू मच फोकस ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अगर हम गेहूं या धान दोनों फसलों को देखें तो भारत इनमें ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में, जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास उत्पादन इनका होता है। अच्छी बात है कि इनका उत्पादन होता है, लेकिन जो कृषक इन फसलों के उत्पादन में लगे हुए हैं, अगर उन फसलों की मांग अगर कम रहेगी तो उनका मूल्य स्थिर रहेगा, उसके मूल्य में काफी वृद्धि नहीं मिलेगी और उनको फायदा नहीं होगा। अगर आप और सब चीजें देखते हैं, सब्जी देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स देखते हैं, तो उन सब चीजों में इनकम ज्यादा होती है, इनकी प्राइसेस भी ज्यादा ऊपर जाती है, तो उसमें इनकम ज्यादा हो सकती है। तो आपका बहुत ज्यादा फोकस यह है कि दोनों सब समय में रबी खरीफ में गेहूं या धान पे अति निर्भरता की स्थिति के कारण भी कृषकों की आय कम होती है। ये एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि सरकारें तो खरीदती है, जो भी उत्पादन हो रहा है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य या फूड सिक्योरिटी वाले इश्यूज है, जितना चाहिए हमको उतना है, लेकिन जो एक आदत लग गई है फार्मर्स की इन्हीं चीजों की उत्पादन की और डाइवर्सिफिकेशन को ना करने की, तो वो ही समस्या एक कर रहा है। अगला है बिहार इज हैवीली अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। अब उत्तरी बिहार, हमने पिछली ही चर्चा में देखा था कि उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से बाढ़ जो है समस्या पैदा करती है और दक्षिणी बिहार में सूखा समस्या पैदा करता है। तो इन दोनों वजहों से हर साल दूसरे साल में अपनी फसलें खराब होती हैं। अगर पूरी फसलें खराब ना भी हो तो ये प्रोडक्टिविटी को जरूर नुकसान पहुंचा देता है। अगर बारिश के समय में 2 बार बारिश होने के बीच वाला जो समय है उसमें काफी लंबा गैप हो जाए तो फसल तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जरूर नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर अति वर्षा हो जाए उत्तरी बिहार में जो होता है तो भी उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, पौधे का सही तरीके से विकास नहीं होगा वाटर लॉगिंग की वजह से। फिर जो आपका इरिगेशन पोटेंशियल है और जो उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन है उसमें वास्ट गैप है। आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा जो इरिगेशन पोटेंशियल है बिहार का 117 लाख हेक्टेयर है, ठीक, और इसमें से 72 लाख हेक्टेयर को हमने डेवलप कर लिया है, लेकिन उसमें केवल 64 लाख हेक्टेयर को ही उपयोग हो रहा है। यानी कि हम अगर सारे नदी नालों पर बांध बना लें, सारी सिंचाई सुविधाओं का विकास कर लें, तो 117 लाख हेक्टेयर भूमि पर हम सिंचाई कर सकते हैं। उसमें से हमने व्यवस्था कर ली है 72 लाख हेक्टेयर की, लेकिन
ये जो 72 लाख हेक्टेयर पे हमारे लिए इतना पानी हमारे पास है, लेकिन इतने खेत पर वो पानी पहुंच नहीं पा रहा है। तो कारण क्या हो सकता है? कारण यह हो सकता है कि बांध में पानी इकट्ठा कर लेने से सिंचाई नहीं होगी। सिंचाई तब होगी जब वो पानी आखिरी जो किसान है वहां तक नहर और नालियों के माध्यम से उस तक पानी पहुंचे। अगर किसी बांध की क्षमता 6 लाख हेक्टेयर है तो 6 लाख हेक्टेयर तक भूमि तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर बांध के पीछे केवल आपने इतना पानी स्टोर कर लिया, उससे सिंचाई अपने आप नहीं होने वाली। तो बिहार की समस्या यही है कि यहाँ पे कमांड क्षेत्र एरिया जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाया। कमांड क्षेत्र का मतलब है कि एक जो आपकी परियोजना है उसका जो सिंचित क्षेत्र है उस पर कितना सिंचित क्षेत्र हो सकता है। तो एक बांध से 1 लाख हेक्टेयर का सिंचाई हो सकता है, तो जो 1 लाख हेक्टेयर जो चिन्हित किया गया है कि इन जिलों के 1 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होगी, वो सब उस बांध का कमांड क्षेत्र है। तो कमांड क्षेत्र का आपको विकास करना पड़ेगा, COMMAND कमांड। तो इसके लिए एक कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी 1970 के दशक में चलाया गया था। अभी भी उस पर कुछ कुछ काम होता है, तो आपके बिहार को इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत होगी। फिर अगला है क्वालिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। अब बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता के बीज अगर मान लो नहीं है या जो समय पर उपलब्ध नहीं है, या पेस्टिसाइड है वो क्वालिटी नहीं है क्योंकि क्वालिटी चेक अच्छा नहीं है, किसान उतने जो शिक्षित नहीं है, और जो कंपनियां होती हैं उनकी अपने जो इंडिया में भ्रष्टाचार की वजह से आप कह लीजिए उन पे उतना अच्छा नियंत्रण नहीं होता, तो कई बार हो सकता है घटिया क्वालिटी की चीजें बेच रहे हैं वो लोग। तो इन सब समस्याओं की वजह से तो हमको जो अच्छे इनपुट्स चाहिए अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर निर्भर, या यहाँ क्षेत्र के आधार पर विकसित जो बीज है अगर उनका विकास नहीं हुआ है तो वो हमारे लिए समस्या करेगा। फर्टिलाइजर कई तरीके के होते हैं, कृषकों को ज्यादातर NPK के बारे में ही जानकारी है। इसके अलावा भी कम से कम 150 प्रकार के जो फर्टिलाइजर हो सकते हैं जिनमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी कमी है मृदा में उनको पोषण करने की क्षमता होती है। तो ये शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी इनपुट्स लाइक पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। फिर अगला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब समस्या ये है कि अगर आप किसी अलग फसल का उत्पादन कर भी लें तो आप उसको बेचेंगे कैसे? मान लीजिए कि आपने जैसे डिमांड है कि जो पीले रंग का या लाल रंग का जो कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, उसका अच्छा रेट होता है 300-400 रुपए किलो। आपने अगर उत्पादन कर लिया है तो आप उसको बेचोगे कैसे? आप उसको बेचोगे कहां? तो एक ये भी समस्या है कि प्रॉपर तरीके से जो मार्केटिंग चैनल है, मार्केटिंग पैटर्न है, आप मान लीजिए किसी विशेष प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं उनका उत्पादन कर लेते हैं, तो उनको बेचना अंततः जो है आपको है, और वो कहां होगा इसके लिए एक पूरा मार्केटिंग पैटर्न जो डेवलप नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास समस्या है। देखेंगे हम कि इसके लिए क्या सोच रखी गई थी, क्या समस्याएं आई उसमें। फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इंश्योरेंस जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है वैसे एग्रीकल्चर में भी इंश्योरेंस होता है, और 1999 से इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। उसके पहले भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स थी, लेकिन 99 में उसको काफी रिफॉर्म किया गया। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद उसमें पुनः रिफॉर्म किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उसके बावजूद इसमें काफी सारी समस्याएं हैं। होना ये चाहिए कि अगर मैंने अपनी फसल का बीमा करवाया है तो अगर किसी भी वजह से मेरी फसल, अकेले की भी अगर फसल नष्ट होती है तो मुझे उसका पैसा मिलना चाहिए। आपको मैं यहां पर इसके संदर्भ में चीन में जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो चीन है वहां पर कृषकों को पिछले 3 साल में क्या आय प्राप्त हुई है उसका औसत लिया जाता है बीमा करने के लिए। तो अगर मान लो किसी कृषक को पिछले 3 साल में उसकी आय ऐसी रही है कि एक साल में उसका 2 लाख, दूसरे साल में 2.5 लाख, तीसरे साल में 3 लाख, अगर ये पिछले 3 साल की आय है तो उसकी औसत आय को माना जाएगा 2.5 लाख। इन तीनों का योग करके आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो जब ये उसकी आय है तो इतने का बीमा होगा चौथे साल में, और वो अपना प्रीमियम देगा। बीमा जब आप करवाते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ मूल्य अदायगी करनी होती है, इसको प्रीमियम बोलते हैं।
तो जो भी इसकी कीमत का कुछ अंश है 5, 7, 10% वो उसको पे करेगा और उसके बाद उसका बीमा हो चुका है 2.5 लाख का। अब जब फसल आएगी तो या तो कृषक को 2.5 लाख या उससे ज्यादा अपने आप फसल बेच के प्राप्त हो जाएगा, और मान लीजिए किसी प्राकृतिक आपदा या किसी समस्या की वजह से अगर ये इतना नहीं मिला, मान लो उसको फसल 1.5 लाख का ही बिका, तो जो डिफरेंस है 1 लाख का वो बीमा कंपनी उसको भुगतान करेगी, या उसकी पूरी फसल चौपट हो गई तो पूरा 2.5 लाख उसको बीमा कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो ऐसा और भी देशों में होता है, चीन में भी ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी सूरत में 3 साल का जो औसत आय है वो किसान को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये व्यवस्था वहां है, हमारे यहां व्यवस्था ऐसी नहीं है। हमारे यहां पर आप जब हमारा दबाव की राजनीति काम करती है, हमारे यहां पर जब अगर मान लो एक गांव में काफी सारे कृषकों की आपने बीमा ले भी लिया है, तो उसके बावजूद जो अगर काफी सारे कृषकों की फसल खराब हुई है और वो जाकर के जो डीएम ऑफिस का घेराव कर रहे हैं या जो नेता लोग हैं उनके घरों का घेराव कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, तब फिर वो लोग बीमा कंपनी पर दबाव डालते हैं भुगतान करने के लिए। और कई सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि राज्य सरकारें अपने हिस्से का प्रीमियम का भुगतान नहीं करती। जो हमारी फसल बीमा योजना है उसमें अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए, जैसे खरीफ रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और बाकी अन्य जो व्यावसायिक फसलें हैं उनके लिए 5% का प्रीमियम किसान को देना पड़ता है। तो जो भी आपकी एक फसल में आय हो रही है, एक फसल का बीमा होता है, तो उस फसल की जो भी आय आपकी एवरेज मानी जा रही है पिछले सालों में, उसका 5% आपको प्रीमियम भुगतान करना है। लेकिन एक्चुअल प्रीमियम इससे ज्यादा होता है, तो प्रीमियम बाकी प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं इसको मिल करके। तो मान लीजिए कि बीमा कंपनी ने निर्धारित किया है कि इस साल व्यावसायिक फसलों के लिए 10% का बीमा के लिए प्रीमियम लगेगा। 5 तो आपने दे दिया, जो बचा 5 है उसका 2.5 केंद्र राज्य दोनों देंगे। और अगर आपकी राज्य सरकार समय पर प्रीमियम नहीं देती है, फसलों की बुआई होने के 8-10 दिन के अंदर कुछ इस प्रकार की तिथि निर्धारित की जाती है, उस समय में आपको बीमा करवाना होता है और उसका प्रीमियम पे करना होता है। तो किसानों की तरफ से तो प्रीमियम पे हो जाता है, लेकिन सरकारों की तरफ से जो प्रीमियम उनके हिस्से का है उसकी अगर अदायगी नहीं है, तो जब भुगतान की बात आएगी तो बीमा कंपनियां मुकर जाएंगी कि हमको समय पर प्रीमियम नहीं मिला था, इसलिए हमारा बीमा का नुकसान हो गया। अब चूंकि सरकारों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, तो सरकारें क्या करती हैं, सरकारें राज्य सरकारें घोषणा कर देती है कि हम सबको मुआवजा देंगे, तो सारे किसान खुश हो जाते हैं कि सबको मुआवजा मिलेगा। अब इसमें खुश होने वाली बात क्या है? खुश होने वाली बात यह है कि जब बीमा तो केवल उनको मिलता है जिन्होंने बीमा करवाया है, लेकिन जब बीमा सारे किसान कराते नहीं है। बीमा उन लोगों का ऑटोमेटिक होता है जिन्होंने किसी ने भी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड नामक व्यवस्था से ऋण लिया है, तो बैंक उनका बीमा स्वतः कर देते हैं। तो जब उनका ऑटोमेटिक बीमा हो चुका है तो वो केवल उनको मिलना है। लेकिन अगर फसलें बड़े स्तर पर खराब हो गई है और चूंकि सरकारों की लापरवाही की वजह से प्रीमियम पे नहीं किया गया था, वो सबको कुछ ना कुछ मुआवजा बांट देती है और इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो ये हमारे यहाँ पे समस्या है कि जो इंश्योरेंस है वो व्यवस्था में खामियां हैं। फिर और दिक्कत ये भी है कि आपके अकेले खेत में अगर मान लीजिए समस्या हो गई, ओला गिर गया या आग लग गई, किसी वजह से समस्या हो गई, तो उसका भुगतान करना प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके पटवारी और एसडीएम लेवल पे ऑफिसर्स को सर्टिफाई नहीं करेंगे कि नुकसान हो चुका है, तब तक ये जो आपका बीमा का जो राशि वो अदायगी होगी नहीं, और ये लोग एक आध फसल कृषक के लिए आसानी से खेत पे जाने वाले नहीं। ऐसी हमारे पास ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं है। फिर जो हमारे पास समस्याएं हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म कई तरीके के हैं, देखेंगे ये समस्याएं हैं अभी। फिर इंडेप्टनेस ऑफ द फार्मर, कृषकों का जो ऋण है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर टीवी, मोबाइल और इन सब चीजों की वजह से ऊपर बढ़ रहा है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार के जिस स्तर पर खर्चे शहरी क्षेत्रों में लोग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के खर्चे उसी प्रकार से हो रहे हैं, उनकी अगली जनरेशन उसी प्रकार से खर्चे कर रही है। और आय अगर उस अनुरूप ना हो तो कृषकों को ऋण जो है जाल में फंसने में देर नहीं लगती। कृषकों के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड नामक व्यवस्था
उपलब्ध है जहां से वो ऋण ले सकते हैं। 3 लाख तक के ऋण के लिए मात्र 7% की ब्याज अदायगी होती है, और अगर उसको भी आप ऋण लेने की तिथि से 1 साल के अंदर अगर आप जमा कर दें तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम केंद्र सरकार चलाती है, यानी कि वस्तुतः आपको केवल 4% के रेट पर ही और लोन मिलेगा। तो अगर आप 3 लाख तक लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निजी बैंक है वो आपको इससे ज्यादा भी 1 एकड़ पर आपको 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरीके से ऋण भी प्रदान कर देते हैं, और आपकी अगर उतनी आय नहीं है तो आप ऋण के जाल में फंस जाते हैं। तो खर्चे जो भी अपनी आय से अधिक करेगा उसका ऐसा ही होना है। तो बहुत सारे फार्मर, और इसके अलावा जो इंडेप्टनेस वाली स्थिति उस वजह से भी दिखती है कि आते जाते समय जो चुनाव होते रहते हैं हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे साल में, कई राजनीतिक दल कृषकों को प्रलोभन देते हैं कि हम अगर जीत कर आ जाएंगे तो हम ऋण माफ कर देंगे। तो उस चक्कर में भी बहुत सारे कृषक जो ऋण की अदायगी कर भी सकते हैं वो भी अपनी अदायगी नहीं करते, और इस वजह से हमारा टोटल जो कृषि क्षेत्र है उस पर ऋण का जो भार है वो अधिक दिखता है। तो अधिक है भी और उसमें कुछ दिखता भी है, ये दोनों बातें हैं यहां पर। तो इंडेप्टनेस इज ऑल्सो अ बिगर इशू। देन लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इनकम ऑफ द फार्मर, इट लीड्स टू डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सी एग्रीकल्चर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं, इसके अलावा और भी कोई काम अगर कृषक करेंगे साथ के साथ, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो आपकी व्यस्तता है उसमें जब बुआई का समय है और फसल की कटाई का समय है उस दौर में ज्यादा व्यस्तता होगी, इसके बाद के समय में उतना कृषकों के ऊपर दबाव नहीं होता। और अगर आप उस अतिरिक्त समय का उपयोग कुछ दूसरा काम करने के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप केवल एकमात्र स्रोत कृषि पर निर्भर है, और उसकी अगर कृषि आय में अगर किसी वजह से बाढ़, सूखा या और कोई आपदा की वजह से या कृषि, कई बार ये होता है अति उत्पादन की वजह से भाव भी गिर जाते हैं फसलों के, अधिक अच्छी आपको आय प्राप्त नहीं हो पाती, तो वो कृषकों की आय में दिक्कत आएगी। फिर लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, कई प्रकार की मशीनें आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। विकसित देशों में फसलों को काटने के लिए, फसल की बुआई के लिए बहुत तरीके की मशीनें होती हैं। हमारे यहाँ ट्रैक्टर का प्रचलन तो बढ़ गया है, कटाई होते समय हार्वेस्टर का भी प्रचलन हो गया है, लेकिन इन सब कार्यों के लिए और भी मशीनें होती हैं जिनका की उपयोग हो सकता है। धान की बुआई के लिए भी मशीनें होती हैं। तो हमारे यहाँ कृषक मशीनें खरीद तो लेते हैं लेकिन उनको चला नहीं पाते, या मशीनें विदेशों में विकसित है, हमारी यहाँ की मिट्टी और परिस्थिति के अनुरूप डेवलप नहीं है तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, तो ये समस्या आती है मैकेनाइजेशन का लेवल। अब छोटे छोटे किसान हैं, अगर जमीन 1, 2, 4 कट्ठा है तो स्वयं से वो अपने भी अच्छी मशीनें, बड़ी मशीनें खरीदने की स्थिति में नहीं होते। फिर इसी में अगला बिंदु है पुअर क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब अगर पेस्टिसाइड या आप अति उपयोग करेंगे और मान लीजिए कि उसकी ग्रेडिंग नहीं करेंगे या उस पर वैल्यू एडिशन के लिए और कुछ नहीं करेंगे, तो लो वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसकी आय आपको अच्छी प्राप्त नहीं होगी। ग्रेडिंग का मतलब यह है कि फसलों के जो छन्ना लगा करके उसके जो दाने हैं, चावल एक अनुरूप, अगर हम मार्केट से चावल खरीदते हैं तो जो चावल है, बड़ा वाला चावल, उस दावत या और जो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड हैं उनका चावल एक जैसा होता है। तो छन्ना लगा करके आप अगर अपनी फसलों को इस प्रकार से ग्रेडिंग करके मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा बेहतर आय प्राप्त होगी। अगर आप ले जाकर सीधा उनको मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे तो आपकी आय कम होगी। और पेस्टिसाइड कंटेंट, अगर हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, वीडिसाइड का उपयोग हो रहा है, वीड्स को मारने के लिए जो पौधे, अनावश्यक पौधे उगाते हैं फसलों के बीच में, उनको मारने के लिए भी दवाइयों का उपयोग हो रहा है। फिर इसके अलावा कई बार फसलों को सुखाने के लिए भी, एक फसल को काटने के बाद दूसरी फसल भी बोनी होती है, और अगर पहली फसल बारिश अगर लेट हो रही है, लेट तक चलती रही है और फसल सूख नहीं रही है, समय लग रहा है, तो आप उसमें दवाई का उपयोग करके भी फसल को सुखा सकते हैं। तो ऐसा भी होता है जिसकी वजह से फसल तो आपकी समय पे कट जाती है लेकिन उसमें पेस्टिसाइड कंटेंट बढ़ जाता है। और जब हम फिर उनको निर्यात करते हैं, या आज की डेट में जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उनका प्रचलन बढ़ रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड पर इसका असर पड़ेगा, उसके रेट पर इसका असर पड़ेगा। तो और विकसित देशों को अगर आप इनका निर्यात करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जितना भी कंसाइनमेंट है उसको वापस लौटा देंगे। ऐसा हुआ भी है कि जो पंजाब वाले गेहूं को पूरे के पूरे शिप लोड को वापस किया गया, इटली के यहां से वापस आया था वो पुराने समय में। तो ये हमारे पास जो इससे संबंधित प्रॉब्लम्स हैं आपके यहाँ जो खेती से रिलेटेड।
कुछ और भी इसमें आप बिंदु आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो सिंचाई है, जब हम सिंचाई की स्थिति को देखते हैं तो सिंचाई में हम पानी का उपयोग पूर्णतः अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई में हम फ्लड इरिगेशन का उपयोग करते हैं और फ्लड इरिगेशन में खेत में पानी भर दिया जाता है। मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा अभी कि हम करते क्या हैं, उनको करना क्या चाहिए, सोल्यूशन में हम देखेंगे। तो हम अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं हमारे जल का तो ये एक समस्या होगी। तो इसके अलावा मानसून पर निर्भरता, वही सिंचाई वाला मुद्दा है कि कृषि, जो भारत की कृषि है वो मानसून का जुआ है, गैम्बल ऑफ मानसून। अगर मानसून अच्छा रहेगा तो फसल अच्छी होगी, पूरी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। बिहार की 74% पॉपुलेशन यही कर रही है। तो ये मुख्य रूप से हमारे समस्याएं हैं। आइए देखते हैं कि समाधान क्या है। There may be efforts to improve productivity in agriculture intensity. प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्टिविटी जो इनपुट्स हैं, जैसे आप बीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन सब का उपयोग जो आप अच्छे तरीके से करके अच्छे बीजों का प्रयोग को बढ़ा करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। आइए जो आगे वाले बिंदु हैं उनमें से भी ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। दूसरा बिंदु है रिड्यूसिंग गैप बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल एंड इट्स यूटिलाइजेशन। हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि 117 लाख हेक्टेयर जो भूमि पर हम सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन उसका हमने डेवलप कितना किया है? तो हमने डेवलप अगर उसका किया है मात्र 72 लाख हेक्टेयर लगभग हमने इसको विकसित किया है। तो इस गैप को हमको कम करना पड़ेगा, और ये जो हो रहा है इसको तो हम इजीली कर ही सकते हैं। इतना पानी भरा हुआ है 72 लाख हेक्टेयर के लिए, इसको हम जो अगर 64 पे ही दे रहे हैं तो ये जो आपकी नहरों का जाल को बढ़ा करके ये इस हम जो गैप को हम कम कर सकते हैं। तो ये एक मुद्दा होगा जिसको कि हमको करना चाहिए। फिर ये जो पॉइंट्स हमने कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो नहरों का जो जाल है वो आखिरी फार्मर तक नहरों के जाल को पहुंचाया जाता है ताकि वहां तक पानी सही समय पर पहुंच सके। इसके अलावा किसानों की लड़ाई झगड़ा ना हो, हर गांव का जो नहर से जो पानी मिलना है उसका समय निर्धारित किया जाता है ताकि उस दौर में लोग अपना उपयोग कर ले पानी का, और उसके बाद आगे के गांव में पानी को पहुंचाया जाए, क्योंकि नहर कहीं से तो निकलती है और अब तक उसको कहीं जाना है। तो पहले जो नहर के रास्ते में जो लोग पढ़ते हैं, जो फार्मर्स पढ़ते हैं, अगर वो लोग सारा पानी रोकेंगे और अपने मन के हिसाब से काम करेंगे तो पीछे वालों को तक सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें कमांड क्षेत्र ऑफिसर भी अपॉइंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। फिर और करने की जरूरत इसलिए भी है कि हम लोग चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चला रही है, मोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। तो हर एक बूंद पानी का हमको उपयोग करना है। फिर हम ये जो आपका इंप्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी, ओके, कैसे कर सकते हैं? बाय रिप्लेसिंग फ्लड इरिगेशन विथ ड्रिप इरिगेशन। अब हम देखते हैं कि ये आपका फ्लड इरिगेशन कैसा होता है। ये फ्लड इरिगेशन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप के माध्यम से इन क्यारियों में पानी छोड़ दिया जा रहा है, फरोज में, एंड दिस वाटर इज रशिंग एंड इट विल बी फिल्ड इनटू द एंटायर फील्ड। अब वो पानी इस बीच वाले स्थान में भी अवशोषित होगा, बहुत सारा पानी इसमें वेस्ट होगा, इवेपोरेशन भी होगा, इसका पानी भाप बन के उड़ेगा। अब इतने बड़े खेत में आप अगर पानी की कमी है आपके पास, खासतौर से अगर हम कहें दक्षिणी बिहार में अगर पानी की कमी है, और उत्तरी बिहार के भी काफी सारे पॉकेट्स में जो वर्षा ऋतु के बाद के दौर में पानी की अगर कमी होगी और हम इस प्रकार की सिंचाई करते हैं, ये फ्लड इरिगेशन है। यहाँ अगली स्लाइड में भी आप देख सकते हैं ये पूरा पानी आपने भर दिया है, पूरे खेत में पानी भर दिया है, तो ये जल की बर्बादी है। इस प्रकार से हमको उन क्षेत्रों में तो नहीं करना चाहिए जहां पर पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, वाटर स्कैर्सिटी है। ओके, तो अभी जब फ्यूचर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वाटर रिसोर्स पे कि वाटर रिसोर्स इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन बिहार, बट स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस रिसोर्स, सो दिस इशू कैन आल्सो बी रेज्ड एट दैट वेरी पॉइंट। तो वहां भी हम इस बिंदु पर बात कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो फ्लड इरिगेशन है, हमको इस फ्लड इरिगेशन को रिप्लेस करना है। इसकी जगह पे लाना क्या है? यहाँ पे हमको ड्रिप इरिगेशन लाना है, यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन लाना है, यहाँ पे हमको ये पाइवटल इरिगेशन सिस्टम लाना है। हम पॉली हाउस जैसी व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं, या हम मल्चिंग जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे हम होगा क्या? पर ड्रॉप मोर क्रॉप ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये ड्रिप और स्प्रिंकलर ये सारी व्यवस्थाएं क्या है। ड्रिप इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि
आपके खेतों में नालियों का पूरा जाल बिछाते हैं। जैसे अगली वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये एक मोटा पाइप लगा हुआ है जो कि आपके पंप सेट से जुड़ा है, और ये आपके छोटे पतले पतले पाइप है जिनके माध्यम से हमने क्यारियों में हम पानी पहुंचाएंगे। हम बीच वाले क्षेत्र में पूरा पानी नहीं भरेंगे, और इन पाइप के माध्यम से ये देखिए, ये ऐसे पतले पतले पाइप है, पौधे की जड़ के पास ही पानी गिरेगा, बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, इसलिए इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। बूंद बूंद हिंदी में टपक सिंचाई। तो आप देखिए कि इस पाइप से इस पौधे की जड़ के पास ही पानी गिर रहा है, एक एक बूंद करके। तो अगर आप सीधे पौधे की जड़ के पास इस व्यवस्था को पहुंचा देते हैं तो इससे जल की बर्बादी रुकती है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें कैपिटल इंटेंसिव काम है, लेकिन एक बार निवेश करके पूरी व्यवस्था बना करके अगर आपकी कम पानी आपके पास जो उपलब्ध है, पानी का कोई ऑप्शन नहीं है। दक्षिणी बिहार में अगर पानी की कमी है तो उस पानी की कमी को दूर नहीं किया जा सकता, या तो मृदा की अवस्था ऐसी है कि वो अधिक जल अवशोषित नहीं करती, या फिर जो और दूसरी मानसून की प्रकृति है, या नदियां नहीं है ठीक तरीके से। अब उत्तरी बिहार में तो हिमालय से नदियां निकलती हैं जिनमें पर्याप्त पानी होता है। दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं वो मौसमी है, तो वर्षा ऋतु में तो पानी होता है, बाढ़ भी हो सकती है, लेकिन बाकी समय में दिक्कत है, तो आप फ्लड इरिगेशन नहीं कर सकते। आपके ट्यूबवेल है, कुएं हैं, उनमें पानी की कमी हो जाएगी, तो आपको ड्रिप इरिगेशन व्यवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, और इससे आप कम पानी का उपयोग करके भी अच्छा फसल ले सकते हैं। क्योंकि बीच में जो क्यारियों में, फरोज में जो पानी की बर्बादी हो रही थी फ्लड इरिगेशन में, इसमें जो पानी की बर्बादी हो रही है, ये बर्बादी इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में नहीं होगी। अब हम इसके बाद अगला जो स्प्रिंकलर इरिगेशन वाली व्यवस्था देखते हैं। स्प्रिंकलर में क्या होता है, फव्वारा। यहां देखिए, ये खेत में फव्वारे लगे हैं, ये छोटी छोटी बूंदों को बड़े क्षेत्र में फैलाते हैं। तो इसमें भी पूरे पौधे के ऊपरी भाग पे जब वर्षा जल जैसा गिरता है तो पौधे को ठंडा बनाता है और वर्षा जैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे जो पौधों से नीचे की ओर पानी गिरता है तो फालतू पानी की बर्बादी इसमें भी कम होती है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में ये एफिशिएंसी और भी अच्छी होती है। तो ये भी स्प्रिंकलर इरिगेशन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फव्वारे, गोल गोल फव्वारे आपने पार्क वगैरह में देखे होंगे। तो ये फव्वारा वाला जो व्यवस्था है, ये जो हमको उपयोग करना चाहिए। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है। और इसके अलावा मैं आपको एक और विशेष व्यवस्था बताना चाहूंगा जो कि जो बहुत शुष्क देश है, सऊदी अरब में भी ये व्यवस्था होती है, इसको कहते हैं पाइवोटल इरिगेशन सिस्टम। दक्षिणी बिहार में भी इसका उपयोग हो सकता है, जहां पानी की कमी है वहां पर हो सकता है। इसमें ये देखिए, इसमें एक बड़ा सा ढांचा होता है जिसमें कि एक ये पोल है जिसमें ये कई सारे जो आपके पाइप के माध्यम से ये नीचे की तरफ ढांचे लटक रहे हैं और इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। और ये जो बिंदु है, जो पाइवट है, इसके चारों तरफ एक गोल गोल घूमता है। ये इस धुरी पर ये पूरा सिस्टम घूमता है और यहां ये पाइप लगा है, इस पाइप से पानी आता है और इन नोजल्स के माध्यम से, यहां पर नोजल्स लगे हैं, इन नोजल्स के माध्यम से ये पानी नीचे गिरता है। ड्रिप इरिगेशन के बाद अगर दूसरा सबसे वाटर एफिशिएंट व्यवस्था है तो यही है, क्योंकि इन नोजल में बूंदें बहुत छोटी बनती है। अब जब सऊदी अरब जैसे देशों में हो रहा है, यहां देखिए ये इसका एक फोटोग्राफ है, तो ये इसमें जो टायर है, इन टायरों के साथ ये जो पूरी व्यवस्था है ये गोल चक्कर लगाएगी। यानी कि आपका जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र है, ये इसमें भी देख सकते हैं आप कि ये पूरा जो टायर लगे हैं ये गोल गोल घूमेंगे, जहां जो धुरी है उसके ऊपर ये घूमेंगे और घूमेंगे। तो ये किस प्रकार का खेत बनाएंगे, इस प्रकार के। ये जितने भी आपको हरे डॉट दिख रहे हैं, इनमें बीच में एक पाइवोटल सिस्टम लगा है जो अपनी धुरी पे चारों ओर घूम रहा है। और जो नोजल्स मैंने आपको दिखाए थे, इन नोजल्स के माध्यम से, ये जो नोजल्स हैं, इनके माध्यम से बहुत छोटी छोटी, जो जैसे फॉग में बूंदें बनती हैं, उस प्रकार की बूंदें बनती हैं और सिंचाई होती है। तो ये देखिए, ये पाइवोटल सिस्टम है, यहां से ये सिस्टम काम कर रहा है और यहां तक वो इतने लंबे क्षेत्र में एक पाइवट गोल सिंचाई करते हुए ये सिस्टम घूमता है। तो हर एक पाइवोटल सिस्टम में आपको एक बीच में ये मिलेगा। तो सऊदी अरब का है ये, और भी जो यूएई वगैरह जो देश हैं वहां ये होता है, विकसित देश यूएसए वगैरह में भी ये होता है। तो इसको करने का पर्पस क्या है कि आपके पास अगर पानी की कमी है, आप सऊदी अरेबिया में तो आप समझ ही सकते हैं कितना पानी की कमी है, तो वहां ये लोग उपयोग करते हैं। अब हम इसको बिहार में उपयोग करने के लिए कह रहे हैं, तो कारण क्या है? कारण यह है कि आपके यहां पानी की कमी है और आपके यहां सऊदी अरब जितनी पानी की तो कमी नहीं है।
हाँ, ये निवेश वाला काम है, पैसा लगेगा इसमें, एक बार 10-20 लाख रुपए आपको 25-40 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं ही है तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको लगा करके अगर आप अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं, ठीक, तो अभी हाल फिलहाल में जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ वगैरह बना करके जो काम करते हैं, ठीक, नए जो कंपनी एक्ट में जो संशोधन आए उसके बाद से बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में एफपीओ बन रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। 90% सब्सिडी होती है अगर वो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन मिल करके किसी आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके की चीजों, या पॉली हाउस अगर हम देखेंगे, अभी पॉली हाउस बनाते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। तो 90% सब्सिडी अपने आप में बहुत होती है। अगर ये 25 लाख में भी बनता है तो अगर 90% सब्सिडी लग रही है तो लोग मिल करके इसको बना सकते हैं। इनके पास छोटे छोटे खेत है, वो 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो इनकी जमीन है, तो ऐसा लगा करके काम हो सकता है। अब हम देखते हैं अगली व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था हमने देखी 3 प्रकार की। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास, पॉली हाउस। पॉली हाउस क्या है? पॉली हाउस भी ये सब दक्षिण बिहार में उपयोग हो सकता है। सिंचाई की जो सुविधाओं को जो आपको अच्छे तरीके से विकसित करना है, ये पॉली हाउस एक टेंट हाउस जैसी व्यवस्था होती है। इसमें जो ये ऊपर का ये जो घर जैसा आपने ऊपर देख रहे हैं, टेंट हाउस जैसा व्यवस्था, इसमें व्हाइट कलर भी हो सकता है और इसमें ग्रीन कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो ये पॉली हाउस का एक जो इसमें व्हाइट कपड़ा यूज हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसको पूरे को कवर किया है, इसके अंदर फसल है, ठीक। इसमें हम ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन कलर यूज हुआ है। तो भारत में कई लोग ग्रीन कलर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस में कांच का उपयोग होता है, वो ठंडे प्रदेशों में उपयोग किया जाता है। ये पॉली हाउस है, इसमें प्लास्टिक की शीट का उपयोग होना चाहिए, ठीक। और ये प्लास्टिक की शीट क्या करेगी, ऊपर से जो तापमान है, जो ऊपर से गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, उसको ही ये नियंत्रित करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये नियंत्रित करने के लिए हमने ये व्यवस्था लगाई है। पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं तो हम जो कम पानी की हमको आवश्यकता होगी और हम तापमान को भी नियंत्रित कर पाएंगे। भरी जो गर्मी है आपकी मई जून में, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और 40 डिग्री तक तापमान हो रहा है और आपको फसलों का उत्पादन करना है, जैसे हरी मिर्च का उत्पादन करना है जिसका रेट 200-250 रुपए किलो तक भी जा सकता है गर्मियों में, तो हम ऐसी व्यवस्था के अंदर उसका उत्पादन करें अगर, तो आपको ठीक है खर्चा लगेगा इसको बनाने में। 1 एकड़ का जो पॉली हाउस है उसको बनाने में 15-50 लाख तक का खर्चा भी आ सकता है, मोटा मोटा मैक्सिमम हम बता रहे हैं। और उसमें 50% से 60% की रेंज में बिहार में छूट आपको मिलेगी, केंद्र राज्य मिला करके सब्सिडी है उसमें, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पता कर सकते हैं। तो ये जो ढांचा है, अगर 51 एकड़ बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लगभग 1.6 बीघा आप उसको मान सकते हैं, तो छोटे भी बनाए जा सकते हैं जहां पे ये काम हो सकता है। तो पॉली हाउस के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो गर्मी है उसको कंट्रोल करेंगे और उसकी फसलें अपने हिसाब से उगा सकेंगे। और ये जो बीच का जो क्षेत्र, और इससे एक चीज और हमको बेनिफिट मिलता है कि जो पेस्ट हैं, कीड़े मकोड़े जो की फसलों को नुकसान करते हैं, वो भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि एक नियंत्रित क्षेत्र में बाहर से कीड़े मकोड़ों का घुसना, प्रवेश उतना आसान नहीं होता। तो जो पॉली हाउस है आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं। डेफिनेटली इतनी बड़ी व्यवस्था हम गेहूं चावल के उत्पादन के लिए तो नहीं लगाएंगे, उनके लिए खुले खेत की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से ये आपकी जो वर्षा जो हमारा जल है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली जो बात है, उसके लिए हमने 3-4 जो ऑप्शन देखे, सलाहें देखी, वो है। ये अगला इशू है मल्चिंग। मल्चिंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी जो आपकी क्यारियां हैं खेतों में, जो फरोज बनाई हैं, उन फरोज में नीचे यहां पर हम जो आपका प्लास्टिक वाला पतला पाइप है, जो ड्रिप इरिगेशन वाला, वो हम यहाँ पे नीचे दबा देते हैं और क्यारी को हम ढक देंगे पॉलीथीन की शीट से। ये पॉलीथीन की शीट से हम लोगों ने क्यारियों को ढक दिया है। ऐसा करने से होगा ये कि जो और ये जो छेद दिख रहे हैं, यहां पर ऊपर से हम इसमें पौधों को लगाएंगे, जैसे आप अगली वाली जो स्लाइड में देख सकते हैं। ये जो गैप्स थे, उन गैप्स में हमने पौधों को रोपित कर दिया है, प्लांट कर दिया है। अब नीचे इसके अंदर ही ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा है, जो पौधे के जड़ के पास बूंद बूंद करके पानी दे रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो कवर है मल्चिंग का, इसकी वजह से पानी का एवेपोरेशन लॉस कम हो जाएगा और इसके साथ ही साथ इवेपोरेशन लॉस के अतिरिक्त जो आपका खरपतवार है, जहां ये जो पानी मिलता, तो यहां पर खरपतवार भी उगते जो कि नमी का उपयोग करते, प्लस
पोषक तत्वों का उपयोग भी करते हैं, जो मृदा में पोषक तत्व हैं उनका भी उपयोग करते हैं, तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। इसमें कोई खरपतवार नहीं उगेगा और आपके जो खरपतवार को हटाने की जो लागत है वो भी कम होगी। और ये जो बीच का क्षेत्र में, अब इसमें हम पानी नहीं भर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन इसके अंदर ही हो जाएगा, तो पानी की बचत भी होगी साथ के साथ। तो मल्चिंग हम खुले खेत में भी कर सकते हैं। मल्चिंग करें तो फिर हमको आवश्यकता नहीं होगी कि हम पॉली हाउस भी बनाएं। तो इस प्रकार से, और ये जो मल्चिंग है ये जरूरी नहीं कि आप प्लास्टिक शीट से करें। मल्चिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज से आपकी क्यारी को कवर कर देना ताकि उस पे जो वीड्स वगैरह वो ना उगे। अब यहां देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक वे है मल्चिंग का, जिसमें जो फसल का जो रेसिड्यू है, क्रॉप रेसिड्यू है, उसी को क्यारी के ऊपर ढक दिया गया, उसी में पौधे लगाए जा रहे हैं। तो भारत में ये पद्धति उतनी प्रचलित नहीं है। हमारे यहाँ कृषकों को इतना सब जो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है, प्लास्टिक की शीट ज्यादा आसानी से समझ में आती है। ऑर्गेनिक का उतना हमारे यहाँ डिमांड भी नहीं, लोग पैसा पे करने के लिए विलिंग भी नहीं है। और इस क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करना तभी पॉसिबल है जब विकसित देशों में, जहां पे जो रेट्स है काफी अच्छे हैं। हमारे यहाँ उतना अच्छा रेट अभी फार्मर जो या जो हमारी पॉपुलेशन है वो देने के लिए विलिंग नहीं है। आप जाइए शॉपिंग मॉल्स में, आपको जो नॉर्मल दाल है अगर वो 150 रुपए किलो मिल रही है तो ऑर्गेनिक दाल 450-500 रुपए किलो मिलेगी। तो बहुत सारे लोग अभी पे करने की स्थिति में नहीं है और डेफिनेटली, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ रही है। और जो नॉर्मल हमारे पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके जो खाद्यान्न उत्पादित हो रहे हैं उनसे कैंसर जैसी दवाई समस्याएं जो है वो पैदा हो रही हैं। तो उनको दूर करने के लिए भविष्य में ये सब का प्रचलन बढ़ेगा ही, तो ये सब करना बहुत ही जरूरी है। इस अगली स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि मल्चिंग इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर लेके मल्चिंग की है। यहाँ पे घास फूस जो आपका धान का जो पुआल है उससे कवर किया है क्यारी को, तो ऐसे भी मल्चिंग हो सकती है। तो हमने एक बिंदु पर काफी चर्चा की, दक्षिणी बिहार को समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बिंदु काफी आवश्यक था, इसलिए हमने इस पे बात की। क्या सोल्यूशन था ये? इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप बाय रिप्लेसिंग फ्लड इरिगेशन विथ, तो फ्लड इरिगेशन की जगह पे ये सारी चीजें आप करेंगे। तो ये एक समाधान था, जो हम कई सारे समाधान गिना रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक की तो आप इसको नहीं लिखेंगे, हम मोटे मोटे पॉइंट लिखेंगे। अगर हो सकता है अभी हम आगे वाले डिस्कशन में चर्चा करेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, कि साउथ बिहार में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो फिर ये सारे मुद्दे आपको ड्रिप इरिगेशन वगैरह वहां पे यूज करने होंगे। तो आइए अगले समाधान पर चलते हैं हम लोग, कि जो समस्याएं हैं इनमें और क्या समाधान हो सकता है। तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वेयर हाउस, मंडी एक्सेट्रा। अभी भी बिहार में जो 2006 में जो आपके एपीएमसी एक्ट को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसके बाद सरकार ने सारा का सारा नियंत्रण जो मंडी है उनकी व्यवस्था को अपने अंदर में लेकर के अब वो स्वयं से डेवलप कर रही है। इसी वर्तमान जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें उन्होंने मास्टर प्लान की भी बात की है कि सारी जो 54 या 55 जितने भी कार्यरत मंडीज हैं उन सबको मास्टर प्लान के अंतर्गत डेवलप करने की बात है। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज। अगर सब्जी का उत्पादन करते हैं फार्मर्स, अगर हम मूव करते हैं जो आपके नॉर्मल क्रॉप्स हैं, व्हीट, राइस, उससे सब्जियों की तरफ या फिर आपके और दूसरे हॉर्टिकल्चर की तरफ, तो हमको वेयर हाउसिंग की, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी, नहीं तो फसलें वगैरह हमारी खराब होंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है हमको। इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे बांध जिन पे अभी काम नहीं हुआ है नदियों पर, उनको हमको करने की जरूरत है। माइक्रो प्रोजेक्ट जो है, मीडियम साइज प्रोजेक्ट, इस पे ज्यादा जोर है आज की डेट में। छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर, तो ये लिफ्ट इरिगेशन पे जोर है। पीने के लिए, सिंचाई के लिए अभी जो गंगा से जो राजगीर नालंदा को पानी पहुंचाने की जो कार्यक्रम जिसका उद्घाटन हुआ, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, आधारभूत ढांचा है। इलेक्ट्रिसिटी की भी ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब क्या जा रहा है कि सारी की सारी जो बिजली है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, फीडर लाइन चेंज कर दे रहे हैं। निवास क्षेत्रों में यानी गांव में जो बिजली होगी वो अलग होगी, 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी, लेकिन खेतों की बिजली की लाइन अलग होगी, वहां पर उसकी राशनिंग होगी, मतलब 24 घंटे नहीं होगी, वहां पर कुछ सीमित अवधि के लिए दी जाती है। कुछ किसी गांव में आज 3 घंटा सुबह में दे रहे हैं, फिर कल हो सकता है फिर शाम में दे दें, तो इस प्रकार से राशनिंग की जाती है। तो अभी भी कमी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, या फिर और कोई मॉड्यूल जैसे कि हम सोलर पैनल वगैरह लगा के उससे पंप सेट चलाएं, उस पर भी सरकार सब्सिडी देती है। कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ये
इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या अभी भी है। कई जगह पे डीजल पंप सेट उपयोग किए जाते हैं, बिहार में भी कुछ इक्का दुक्का इधर उधर के कुछ गांव अभी हैं जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम आखिरी दौर में हो रहा है। तो ये सब हमको करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि आपकी कृषि की स्थिति सुधरेगी। अगर ऑल वेदर रोड्स है तो कृषक अपनी फसलों को 12 महीने वहां से सब्जी वगैरह फूल जो भी उगाते हैं उसको शहरों तक लेके आ पाएंगे और अच्छी आय प्राप्त कर पाएंगे। शहर इन सड़कों के माध्यम से उनके बच्चे भी पढ़ने आ सकते हैं और वो परमानेंटली उनको शहर में आके शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, जिससे कि शहरों पर जो दबाव है जनसंख्या का वो दबाव भी कम होगा। फिर प्रमोटिंग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्पेशली साउथ बिहार, ठीक है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। अभी प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस पे भी हम अलग से बात करेंगे दोनों बिंदुओं पर कि ऑर्गेनिक का क्या स्कोप है। आपकी बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला करके इस पे काम कर रही हैं। बिहार में इनफैक्ट एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है इसके लिए, और 17 लाख हेक्टेयर भूमि को उसमें चिन्हित करके सर्टिफिकेट C1 नाम से सर्टिफिकेट होता है वो भी दिया गया है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हम जो एक सर्टिफिकेशन के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच पाए। एपेडा को आपकी बिहार गवर्नमेंट ने इसके लिए निर्धारित किया है। एपेडा संस्था है सरकार की, वो आपको सर्टिफिकेट देती है और वही टेस्टिंग करती है कि आपका प्रोडक्शन ऑर्गेनिक है या नहीं है। फिर हम करेंगे बात इस पर। फिर प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन और फार्मर की इनकम का डाइवर्सिफिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। पहले हम देख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सब हमको करना है। यानी कुल मिलाकर के जो कृषक की डिपेंडेंस है व्हीट एंड राइस पर, उसको कम करना है, क्योंकि व्हीट और राइस का रेट में उतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर हम कहें कि 2008 में व्हीट का एमएसपी 1300 था और आज की डेट में लगभग 2000 के रेट में है, तो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि इस बीच में जो आपके कहना चाहिए कि इन्फ्लेशन काफी हुआ है, तो महंगाई हुई है, जिसकी वजह से जो आपके इनका जो भी रेट बढ़ा है वो ऑफसेट कर देता है ग्रोथ को। तो एग्रो हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में आएगा आपका फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे। डेफिनेटली ये ज्यादा इनकम इनसे मिलती है। और 1 हेक्टेयर में अगर आप धान लगाते हैं या ये फल सब्जियां और फूल लगाते हैं तो दोनों में से आपको हॉर्टिकल्चर में ज्यादा इनकम मिलेगी। एग्रो फॉरेस्ट्री अपने खेत में फसल की जगह पर पेड़ों को लगा करके अगर आप उत्पादन करते हैं पेड़ों का, तो बहुत तरीके के पौधे होते हैं, जैसे कि आपका शीशम है या फिर साल है या बांस है या फिर टीक है, सागवान। तो इन सब का डिमांड भी बहुत होता है, थोड़ा समय भी लगता है। नॉर्मली अगर आप देसी वैरायटी लगा देंगे तो हो सकता है 25-25 साल भी लग जाए इन पेड़ों को बड़ा होने में। लेकिन टिश्यू कल्चर से जो आधुनिक बढ़िया वाले बीज होते हैं उनसे 10-12 साल में भी इन पौधों का पर्याप्त विकास किया जा सकता है और एक अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। पल्सेस, ऑयल सीड, इनकी बहुत कमी है हमारे देश में। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे हम बात करेंगे तब इस बिंदु पे आपको पता चलेगा। और फिर अगला है प्रमोटिंग डेवलपिंग एरिया स्पेसिफिक HYV सीड्स। अगर जो पंजाब में जो बीज विकसित हुए थे उन बीजों को अगर हम यहां उपयोग करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे आपको सही उत्पादकता प्राप्त हो पाएगी, लंबे समय में वो टिक पाएंगे। तो आपको अपने क्षेत्र के आधारित जो अच्छे बीजों का उत्पादन करना होगा और उन्हीं बीजों का उपयोग करके किसान आगे बढ़ पाएंगे। फिर डाइवर्सिफाइंग इनकम ऑफ द फार्मर्स। अब एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन अलग है, उसमें एक फसल जो आप लगा रहे हो, मोनोकल्चर कर रहे हो, धान या गेहूं, उस जगह पे 10 प्रकार की फसलें हैं, वो आपका है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और डाइवर्सिफिकेशन इन इनकम ऑफ फार्मर का मतलब ये है कि भाई मानसून पे तो डिपेंडेंस रहेगी रहेगी। आप कुछ कर लीजिए, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर हम सिंचाई सुविधाएं नहीं विकसित कर पाएंगे, क्योंकि उनकी वो समस्या है, उस ढांचागत संरचनागत समस्या है, वहां पर वहां की जलवायु वैसी है, वहां पर जो वहां की मृदा वैसी है, तो समस्या रहेंगी। तो हम उनको कृषकों को दूसरे क्षेत्रों की ओर भेज सकते हैं कि आप कृषि के अतिरिक्त इन सब कामों में, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है, एपीकल्चर है, सेरीकल्चर, इन सब पे काम कर सकते हैं। तो बिहार में जो डेयरी है, पोल्ट्री, पूरे ठंड में एग का डिमांड रहेगा बिहार में, तो
पोल्ट्री में भी अच्छा इनकम है, प्लस नॉनवेज, बहुत सारी पॉपुलेशन नॉनवेज खाती है, तो पोल्ट्री और फिशरी इन दोनों का स्कोप है। आगे हम ब्लू रिवोल्यूशन में भी इसको हम देखेंगे, बिहार के लिए खासतौर से वरदान हो सकती है। फिर एपीकल्चर, शहद का उत्पादन, और सेरिकल्चर, बिहार का जो सिल्क है, सिल्क इंडस्ट्री, वो बहुत लंबे समय से फेमस रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कर सकते हैं। तो इन सब अतिरिक्त कामों को करना होगा। ये सिल्क डेवलपमेंट के लिए भी मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं का फायदा किसान ले सकते हैं, और सिल्क उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे तो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। फिर प्रमोटिंग क्वालिटी रिसर्च इन एग्रीकल्चर, ठीक, तो अगर एग्रीकल्चर में जो हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर रिसर्च होगी, अच्छी रिसर्च होगी, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं उनको अगर प्रमोट किया जाएगा, तो आपकी समस्याओं के लिए, कृषिगत समस्याओं के लिए वो लोग समाधान भी ढूंढेंगे। फिर अगला है वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि 1960 के दशक में जो हरित क्रांति कैसे सफल हुई, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब कि जिन भी माध्यमों से हो सके किसानों तक सूचनाओं को पहुंचाया जाना। ऐसा कहा जाता है ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, जो पुरानी आदतें हैं वो आसानी से नहीं जाती, तो किसानों को जिस तरीके से काम करने की आदत है वो उनकी आदत बन चुकी है। अब आप चाहते हैं कि वो नया बीज, नया खाद, नया पद्धति, ऑर्गेनिक वगैरह सब करें, तो उनके लिए उनको कॉन्स्टेंटली सूचनाएं, जो नई नई सूचनाएं वो पहुंचानी होगी। तो कृषि दर्शन है, टीवी में इस प्रकार के चैनल हैं, जो इग्नू के कार्यक्रम हैं, इन सबके माध्यम से, और न्यूज़पेपर भी होते हैं, स्पेसिफिक कृषि से संबंधित न्यूज़पेपर होते हैं, और इसके अलावा जो नॉर्मल न्यूज़पेपर हैं उनमें भी डिस्कशन या फिर जिला स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन, पंचायत में जो भवन होते हैं वहां टीवी लगाकर वहां पर कृषि से रिलेटेड जानकारी से रिलेटेड वीडियो चलाए जाने, ये सब कृषि का एक्सटेंशन या विस्तार से संबंध में काम करते हैं। और 1965 के आसपास में जो एक और चीज की गई थी कि साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिकों को सीधे किसानों के खेत पे भेजना, ताकि उनको खेत में जाकर ही वो बताएं कि फसलों पे कब फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, कब पेस्टिसाइड का उपयोग करना है, कब सिंचाई का उपयोग करना है, किस प्रकार से करना है, ताकि वो नए बीजों को जो उनकी आवश्यकता है उसको बेहतर समझ पाए। तो ये सब कृषि विस्तार है जिसको हमको करने की आवश्यकता होगी। फिर इसी में मुद्दा है हमारे पास प्रमोटिंग लैंड रिफॉर्म। अब भूमि सुधार कई प्रकार के हैं। जो प्राचीन समय में, जो आजादी के बाद, जो हमारे प्राचीन समय तो नहीं बोलना चाहिए, आजादी के बाद के दौर में जो भूमि सुधार हुए, जैसे कि जमींदारी अबॉलिशन वगैरह, वो अब सब पुराने हो चुके हैं। उसी में हम कुछ और चीजों की बात करेंगे। तो लैंड कंसोलिडेशन तब भी था प्रचलन में, आज भी हम कर सकते हैं कि अगर एक किसान की एक एक कट्ठा करके जमीन 10 जगह पे है, तो उनको अच्छे तरीके से वो मैनेज नहीं कर सकता, तो उसके बजाय उसको एक ही जगह पे 10 कट्ठा जमीन मिल जाए तो बेहतर हो सकता है काम। ऐसा अगर किया जाता है तो उसको लैंड कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। ऐसा बिहार में व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया है, तो इसको किया जा सकता है। तो कृषि का सुदृढ़ीकरण होगा, उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल बनेगा, किसान के पास एक जगह पे जमीन अच्छी होगी, और इस क्रम में हम लैंड की लेवलिंग वगैरह या जो रास्तों का निर्माण करना वो सब भी कर पाएंगे। अपडेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, एक दूसरी बड़ी समस्या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बिहार में, वो है कि जो आपके भूमि से संबंधित जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड नहीं है। 3-3, 4-4 जनरेशन से उनमें एंट्रीज नहीं हुई है या नामांतरण नहीं हुआ है। लोगों की मृत्यु के बाद, आपके दादाजी या उनके पिताजी की मृत्यु के बाद पेपर पर भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, तो वो सब काम अगर पेंडिंग है तो भविष्य में उसको करने में और भी समस्या जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनरेशन बढ़ जाएंगी उन सबको उपस्थित होना आवश्यक है, तभी उसका कोई निर्णय आपकी सरकारी तंत्र लेगा। और इतने सारे लोग जो 10 जगहों पर रहने लगे हैं, आपके दादाजी के 4 बेटे, उनके 4 बेटे, उनके 4 बेटे, अगर 50 जगह पर रहते हैं तो इन सबको एक साथ लाना एक बार में पॉसिबल नहीं होगा, और जब तक सब लोग आएंगे नहीं तब तक ये रिकॉर्ड ठीक होंगे नहीं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो कंप्यूटराइजेशन अगर ये हो जाए तो उससे आपकी रजिस्ट्री वगैरह या उसकी जानकारी निकालना या उसको फिर फ्यूचर में ट्रांसफर करना, वो सब काम भी आसान होते हैं। तो अभी कंप्यूटराइजेशन चल रहा है। फिर अगला है टेनेंसी रिफॉर्म टू इंश्योर द राइट्स ऑफ द लैंड ओनर एज वेल एज द राइट्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। जो फार्मर, बहुत सारे लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनकी जमीन ग्रामीण क्षेत्रों में है,
और वो अपनी जमीन इसलिए किराए पर नहीं देते कि उनको लगता है कि इस पर कोई कब्जा ना कर ले, तो भूमि खाली पड़ी रहती है। और इसके अतिरिक्त अगर हमारे पास ये कानून नहीं है कि लीगल तरीके से किसी को आपकी जमीन किराए पर भी दी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में, कानून के न होने की स्थिति में अगर आप दे रहे हैं नॉर्मल, अगर 10 रुपए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इसको करके, तो उस स्थिति में अगर वो फ्यूचर में कब्जा कर लेता है तो आपके पास में कोई उसके लिए बचाव आसान नहीं होगा। कई बार होता है कि 12 साल तक जो लोग भूमि का उपयोग करते हैं, उस पर खेती करते हैं, उसके बाद वो क्लेम करने लगते हैं कि हमारा इस पर ओनरशिप राइट है, ठीक। तो वो जो समस्याएं होती हैं तो उसको दूर करने के लिए, या फिर आपने किसी को अपनी जमीन दे दी है किराए पे, और वो, या आपने किसी की जमीन किराए पे ली है और 4 महीने के बाद अगर आके वो आपसे कहे कि आप यहां से हटो, जमीन मेरी है, तो आप ये नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि आपने जमीन वो किराए पे ली थी, क्योंकि हमारे पास एक लीगल कोई मैकेनिज्म नहीं है कि लोग किराए पे जमीन दे सकें और किराए पे जमीन ले सकें कई क्षेत्रों में। और हम ये जरूर क्लेम कर सकते हैं कि अगर कोई चीज लंबे समय तक होती है तो उसको परंपरा बोलते हैं, और परंपरा भी कानून होती है। तो हम उस तरीके से क्लेम करेंगे कि हाँ, ये हमारे क्षेत्र में होता है कि हम 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमीन किराए पे दे देते हैं, तो ये लीगली वैलिड है, तो ठीक है, इस बात हो जाएगा। लेकिन 12 साल के बाद अगर वो क्लेम करने लगा कोई व्यक्ति की ये जमीन मेरी हो गई अब, तो आप जो एडवर्स पोजीशन का जो रूल होता है उसके अगेंस्ट में आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लिमिटेशन लॉ का कानून है ये कि 12 साल तक आपने कोई डिस्प्यूट नहीं किया, अगर कोई जमीन आपकी कब्जा करके बैठा है, वो तो यही सिद्ध करना चाहेगा कि मेरा कब्जा 12 साल से है। आपने क्या दिया था, क्या लिया था, एग्रीमेंट नहीं है तो उसको सिद्ध नहीं कर सकते। अगर कोई लॉ है तो उस लॉ में हम अलाउ कर सकते हैं कि हम 50 साल के लिए किराए पे जमीन दे रहे हैं, उसमें लिख करके एग्रीमेंट होगा, 50 साल के बाद जमीन आपकी ही रहेगी। तो ऐसे लॉ होने चाहिए, 1950 के बाद से ही डिमांड में है, लेकिन ऐसे लॉ ज्यादातर स्टेट में है नहीं, तो ये होने चाहिए ताकि जो जमीन दे रहा है उसके भी राइट्स इंश्योर हो, जो ले रहा है उसके राइट्स भी इंश्योर हो। ऐसा नहीं कि कल आधी रात को आप जाके कहें कि तुम हट जाओ यहां से, जमीन तो हमारी, आपने कैसे इलीगल कब्जा किया है। तो ये टेनेंसी रिफॉर्म्स की हमको जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में टेनेंसी लॉ होते हैं, दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो जो किराएदार है उसके अपने अधिकार हैं, जो मकान मालिक है उसके अपने अधिकार हैं, तो दोनों के अधिकार हैं। लेकिन वैसे ही खेती वाली जमीन पर जो मालिक है और जो किराए पर ले रहा है उनके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया गया है, तो यही टेनेंसी रिफॉर्म है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करें, कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट करे कि मैं आज इस रेट पर आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूं कि ये फसल आपके लिए बो रहा हूं और ये इस रेट पे हम खरीदेंगे बेचेंगे फ्यूचर डेट पे, तो ये इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाते हैं। और इससे किसानों की भी लायबिलिटी और जो जिसने एग्रीमेंट किया है ट्रेडिंग क्लास, उनकी भी लायबिलिटी फिक्स हो सकती है, और दोनों फ्यूचर डेट पर के लिए कोई सौदा कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सारे विकसित देशों में होती है, हमारे यहां पर ये ज्यादातर स्टेट में लीगल नहीं है, अलाउड नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब होता है कि कंपनियों को हम खेती करने की आजादी दें। विकसित देशों में, सारे विकसित देशों में कंपनियां खेती करती है, भारत में कंपनियां खेती नहीं कर सकती क्योंकि ये अलाउ नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको कि व्यक्तिगत किसान सुलझा नहीं सकते व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि खेती का स्तर बहुत छोटा है। हम अपनी आवश्यकता का अगर 60% खाने का तेल आयात करते हैं, लगभग 60% दालें आयात करते हैं, तो कारण यह है कि व्यक्तिगत किसान इन सब चीजों का उत्पादन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम कंपनियों को अलाउ करें तो वो व्यवसायिक प्रबंधन या फिर जो बेस्ट टैलेंट है उनको हायर करके अच्छे सीड्स का डेवलपमेंट, अच्छे बढ़िया जो फर्टिलाइजर होते हैं, सॉइल साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट, सारे लोगों का उपयोग करके जो सैटेलाइट कंपनीज है बाहर की, उनसे वेदर रिलेटेड डाटा की एनालिसिस करवा के इन चीजों को कर सकती हैं। तो हम इन चीजों को कर सकते हैं। ये भी प्रपोजल में है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर अलाउ होती है तो उससे नई तकनीक को बढ़ावा भारत में मिल सकता है। अब इन सभी का जो निजीकरण के नाम पे विरोध भी होता है, वो अपनी जगह पे कुछ हद तक हो सकता है ठीक हो, लेकिन इसकी आवश्यकता हमको है ताकि नई तकनीक आए। हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे तो इनको शुरू करके कहीं देख ही सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिमाचल प्रदेश ने, गुजरात ने अलाउ किया, तो वहां पर जो पेप्सिको वगैरह या आपके मैकडोनल्ड, ये लोग आलू का उत्पादन करवाते हैं। ऐसा ही कोऑपरेटिव फार्मिंग है कि कृषक आपस में अपनी जमीन का पूलिंग करें। ये दोनों जो बिंदु हैं लास्ट के, इन दोनों का उद्देश्य है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो छोटे छोटे खेत हैं हमारे किसानों के पास में और जिनमें हम व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हटा करके अगर कंपनी और या कोऑपरेटिव खेती करेंगे, वो जमीन काफी बड़ी
जो कंपनी है वो काफी सारे किसानों से जमीन खरीद सकती है और हजारों एकड़ के खेत वो बना सकती है। उस पर व्यवसायिक प्रबंधन के माध्यम से बढ़िया खेती हो सकती है और उसको इम्यूलेट और भी लोग कर सकते हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव फार्मिंग में कई सारे लोग अपने खेतों को पूल करके इकट्ठा पूरा उनकी मेड़ तोड़ करके एक बड़ा सा एक कलेक्टिव जो कोऑपरेटिव फार्म बना करके उस पर खेती कर सकते हैं। उनमें हम जितने भी कॉस्ट होंगी सब वो शेयर्ड हो जाएंगे, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे बायोलॉजिस्ट हो, चाहे आपके जो और भी जो इनपुट्स हैं, जैसे कि आपको बड़ी जो मशीनें लगानी है, जो पाइवोटल इरिगेशन सिस्टम, तो एक फार्म पे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 50 फार्मर्स छोटे छोटे एक एक दो कट्ठा इकट्ठा करके जमीन 50-75 बीघा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हो सकता है, तो सबको फायदा इकट्ठा हो जाएगा। अकेले अकेले कोई नहीं कर पाएगा। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग भी एक तरीका है। तो ये सब एक कैटेगरी के लैंड रिफॉर्म है ताकि खेती में हम कुछ सुधार कर पाए। फिर ये एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो कि क्रिएट करना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम सुधार करने के लिए इसको प्रपोजल में हुआ है। स्कीम भी इस नाम से बनी थी, लेकिन जो कृषि कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे वो वापस ले लिए गए। उनके एब्सेंस में इसको व्यवस्थित रूप से लागू करना मुश्किल होगा। समस्या यह है कि आपने मान लीजिए कुछ उत्पादन कर लिया है, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक मस्टर्ड का डेवलपमेंट कर लिया है, या आपने ऑर्गेनिक सोयाबीन का डेवलपमेंट कर लिया है, या आपने ऑर्गेनिक गेहूं का उत्पादन कर लिया है। अब उसको आप बेचिए कहां? अगर आप नॉर्मल मंडी में जाते हैं तो वहां पर आपको जो नॉर्मल रेट है वही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां पर आप अपने पास जो भी माल है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको आप वहां पे मेंशन कर दें कि मेरे पास में इस कैटेगरी का इतना गेहूं उपलब्ध है, उसको मैं इस रेट पे बेचना चाहता हूं। ठीक, आपके पास जो माल है उसमें ये योजना में ये प्रस्तावित था कि उसकी क्या क्वालिटी है इसको मंडी इंश्योर करके बताएगी। तो आप अपने माल को, सैंपल को लेके जाएंगे मंडी में और वहां जो एक्सपर्ट है वो उसको सर्टिफाई करेंगे कि ये माल की ग्रेड क्या है, किस क्वालिटी का है ये, और उसको ABCD इस तरीके से को सर्टिफिकेट देगी। और फिर उसको आप अपने माल के जो आपने डाटा लिखा है उसके साथ उसको अपलोड करेंगे। पूरे भारत में जहां कोई व्यक्ति उस माल को खरीदने के लिए इच्छुक है, वो अपने उसके ऊपर किस भाव में वो खरीदना चाहता है उस भाव में वो अपना आपसे नेगोशिएशन करेगा, आपसे फोन करके नेगोशिएट कर सकता है। और अगर आपके बीच में सहमति होती कि आप उसको ये माल बेचना चाहते हैं तो फिर अब अपने माल को आप जब वो ओके कर देता है तो आप अपनी मंडी के पास जाएंगे कि ये मेरा एग्रीमेंट इनके साथ हो चुका है, ये रहा नंबर, और आप इस माल को उन तक पहुंचा दीजिए। तो आपकी मंडी इंश्योर करेगी कि ये माल किस तरीके से वहां पहुंचेगा। तो ये सब कुछ इसमें प्रस्तावित था, लेकिन ये फिलहाल होल्ड पे है। तो अब आपके बिना किसी हेडेक के वो माल चला जाएगा, और चूंकि मंडी और सरकारी तंत्र बीच में है तो वो आपको जो पैसा मिल रहा है उससे वो उसके माध्यम से इंश्योर हो जाएगा। तो आप अपने माल को बिना कहीं जाए जो भी चीज आपके पास है, चाहे आपके पास में ऑर्गेनिक मूंग है या आप जो भी XYZ प्रोडक्ट उत्पादन कर लेते हैं, या पीले रंग का कैप्सिकम है, वो सब चीजों का हो सकता है अगर हम एक इस तरीके का एक मार्केटिंग व्यवस्था बना लें। प्रस्ताव में फ्यूचर में ये हो सकता है कि फिर आए। अगला एग्रीकल्चर इंश्योरेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स। अभी हमने शुरुआती दौर में चर्चा की भी थी कि क्या आपका जो समस्या है, तो ये हमारे कृषि से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके समाधान है। तो हमने देखा कि हमारी जो कृषि है उसमें उसका क्या महत्व है, उसमें क्या समस्याएं हैं और उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो हमने काफी डिटेल में इस चर्चा को किया। इस बिंदु पर आगे हम इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे।